हेलो स्टूडेंट, आई एम अनूप कुमार सिंह फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आज मैं आप लोगों के लिए होने वाले एग्जाम वाई ग्रुप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ रीजनिंग के सिलेबस का। तो देखते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ टॉपिक मार्क किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वाई ग्रुप। तो अभी वैकेंसी आ चुकी हैं, उसका रिजल्ट आने वाला है कि मेरिट क्या होगी, उसके हिसाब से हम लोग चेक करते हैं। बट पेपर तो देना ही है, तो वाई ग्रुप का जो हमारा सिलेबस है रीजनिंग का, उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर का पेपर एनालिसिस करके। तो देखते हैं कि क्या पेपर होने वाला है या फिर कुछ किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, वो लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, टॉपिक है हमारी एनालॉजी से, जिसमें लेटर एनालॉजी है। वर्ड्स आर ई एल क्यू जेड इज एनालॉगस विथ ए जे ओ वी। तो हमसे पूछा गया है कि जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि वी एक्स टी डी का एनालॉगस क्या होगा। वी एक्स टी और डी का एनालॉगस क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, इसके ऑप्शंस जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए जी डब्ल्यू एक्स ई, ऑप्शन बी जो है वो है डब्ल्यू जी डी ई, सॉरी सी ई है, डब्ल्यू जी सी ई। ऑप्शन नंबर सी एक्स डब्ल्यू जी ई, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है हमारा डब्ल्यू सी डी ई। तो देखते हैं कि यहाँ पे जो वर्ड्स हैं इनके बीच में रिलेशन क्या है। सबसे पहले, जैसा एनालॉजी में क्या होता है कि जो रिलेशन पहले का दूसरे के साथ होता है, वही रिलेशन सेम तीसरे का चौथे के साथ होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या रिलेशन हो सकता है हमारा, वो बेटर रिलेशन हम चेक करते हैं। देखते हैं कि ई एल क्यू जेड लिखा हुआ है। ठीक, अब इसके एनालॉगस जो लिखा हुआ है वो हम देखते हैं ए जे ओ और वी। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, कोडिंग डिकोडिंग का भी यूज हुआ है यहाँ पे हमारा, क्योंकि लेटर्स आ गए हैं, अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि अगर हम इनकी प्लेस वैल्यू देखें, ठीक, तो ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 हो गई। एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, क्यू की प्लेस वैल्यू 17 और जेड की प्लेस वैल्यू 26। सिमिलरली अगर हम नीचे देखें तो ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, जे की 10 होती है, ओ की 15 होती है और वी की 22 होती है। ठीक, तो अब देखो यहाँ पे 5, 1, 12, 10, 17, 15 और 26, 22 कुछ खास रिलेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप रिवर्स ऑर्डर में देखो, 5 के साथ 22, एल के साथ ओ, क्यू के साथ जे और जी के साथ ए, मतलब जेड के साथ ए, तो ये क्या है, ये आपस में अपोजिट लेटर होते हैं। ई और वी अपोजिट लेटर होते हैं, एल और वी ओ अपोजिट लेटर होते हैं। इसी तरीके से क्यू और जे अपोजिट लेटर होते हैं और जेड और ए ये अपोजिट लेटर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, ये तो पता चल गया कि इसके बीच में रिलेशन क्या है। तो सिमिलरली इधर भी इसका हम क्या लिखेंगे, इसका जो अपोजिट ऑर्डर, सबसे पहले इसका अपोजिट लेटर और रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है। ठीक, अपोजिट लेटर इन द रिवर्स ऑर्डर। तो देखो इस वाले का क्या हो जाएगा वो हम चेक करते हैं। तो V का अगर हम देखें तो V का जो अपोजिट लेटर होता है वो होता है E। ये क्वेश्चन में ही यहाँ से पता चल रहा है, और ये बाद में आएगा। तो E सबसे बाद में आया। उसके बाद X का, अगर याद हो आपको, तो X का जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 24, तो इसका क्या हो जाएगा 3।
अगर आपको नहीं याद है तो क्या करते हैं, 27 में से 24 माइनस कर दो, 3 आया। तो अगर आपको किसी भी वैल्यू का अपोजिट लेटर, किसी भी लेटर का अपोजिट लेटर चाहिए तो आप क्या करो, उसको 27 में से माइनस कर दो, उसकी प्लेस वैल्यू को 27 में से माइनस कर दो, तो जो आएगा, जो भी वैल्यू आती है वही वाला लेटर क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट लेटर। तो यहाँ पे देखो 3 आया है, और 3 ABCD में कौन सा लेटर होता है एट नंबर 3 पे, C। उसके बाद T लिखा हुआ है, ठीक। तो T का अगर चेक, T का भी नहीं पता तो 27 माइनस T की वैल्यू होती है 20, और इसको चेक माइनस कर रहे हो तो 7 आया, और 7 प्लेस पे कौन आता है, G। और D की प्लेस वैल्यू होती है 4, और इसका जब अपोजिट करते हैं हम तो क्या आ जाएगा हमारा, W, ठीक। तो WGCE ये करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B करेक्ट आ रहा है, ठीक। तो इसमें जो अगर हम बात करें तो जो लॉजिक लगी है वो क्या है, हमारा जो क्वेश्चन बना है वो क्या किए हैं हम, अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे हमने क्या किया है, अपोजिट लेटर इन रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं, अपोजिट लेटर इन रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे लिखा गया है, यही इसकी लॉजिक थी, ठीक। अब देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सवाल आज लेके आए हैं वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हमारा 2, 4, 6, एक सीरीज है 2, 4, 6, 10, 16 और 26, और नेक्स्ट वाला टर्म हमसे पूछा गया है। और जो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस आर 40, 42, जो सेकंड ऑप्शन है बी वाला वो है 42, थर्ड ऑप्शन इज 43, और फोर्थ ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी इज 44। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक लग रही है, कौन सी सीरीज है ये जब हम चेक करते हैं तो देखो सबसे पहले 2 आया, 4 आया, 6 आया। यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि ये एक इवन नंबर की सीरीज है जिसमें 2-2 प्लस हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर ऐसे फॉलो करेंगे तो इसके 6 के बाद 8 आना चाहिए था, और यहाँ पे 10 आ गया। उसके बाद 10 के बाद 12 आना चाहिए था, या फिर यहाँ पे +4 हुआ है। देखो यहाँ पे +2 हुआ, यहाँ +2 हुआ, यहाँ +4 हुआ, तो यहाँ भी +4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे +6 हो गया है। तो क्या ऐसी कौन सी सीरीज है, ये कुछ रेगुलर ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। तो देखते हैं हम क्या हो रहा है कि ये हमारी फैबनियोकी सीरीज है, ठीक। ये हमारी फैबनियोकी सीरीज है। फैबनियोकी सीरीज में क्या होता है कि कोई भी एक नंबर लिखा होता है। अगर सपोज करो यहाँ पे एक कोई नंबर n लिखा गया है, तो ये जो नंबर n है ये इसके पहले और उसके पहले वाले का सम होता है, ठीक। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम अपनाते हैं। तो देखो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट हम अपनाएंगे तो देखेंगे क्या आएगा। तो 2 + 4 ये हुआ 6, 6 + 4 किया हमने तो 10 आ गया, 10 प्लस इसके पहले 6 है तो 16 आ गया, फिर 10 + 16 किया तो 26 आ गया। तो जो नेक्स्ट वाला लेटर आएगा वो कैसे आएगा, जो नेक्स्ट लेटर आएगा वो कैसे आएगा, अगर वो चेक करना होगा हमको तो हमें क्या करना पड़ेगा, 16 + 26, और ये कितना आ जाएगा 42, ठीक। तो इस प्रकार की जो सीरीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फैबनियोकी सीरीज। फैबनियोकी में क्या होता है, कोई भी नंबर अपने पिछले 2 नंबर का सम होता है, जोड़ होता है या योग होता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो इन दोनों को प्लस करो तो ये वाला नंबर आया, इसको प्लस कर दिए तो ये 10 आ गया, फिर 6 और 10 ऐड करेंगे तो 16, 10 और 16 ऐड किया तो 26, 16 + 26 ऐड किया तो 42 आ गया, ठीक। तो 42 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ओके। नेक्स्ट लेते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मिसिंग नंबर से है, जिसमें एक नंबर लिखा गया है। तो नंबर देखते हैं कैसे है।
होपफुली कि आपको सही से दिख रहा होगा। तो जो नंबर्स लिखे गए हैं यहाँ पे 52 लिखा गया है, ऊपर 17, 89, 8 एंड 12 लिखा गया है। उसके बाद 61, 167, 33, 49 और 24 लिखा गया है। उसके बाद जो लास्ट वाला है उसमें क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पे 121 लिखा गया है, यहाँ पे 59 लिखा गया है, यहाँ पे 11 लिखा गया है और यहाँ 29 लिखा गया है। ठीक, तो इस क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, ये कंफ्यूज मत होना। इधर ये 121 लिखा हुआ था। ठीक, तो अब देखो को इसके जो ऑप्शंस हैं वो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पहला ऑप्शन है 230, ऑप्शन नंबर 2 है कि 232, ऑप्शन नंबर सी है 220 और ऑप्शन नंबर डी है 222। ठीक, तो चेक करते हैं कि इसमें कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पे बीच में जो नंबर होता है ये क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आप वर्टिकल जो दोनों नंबर लिखे होते हैं और जो दोनों हॉरिजॉन्टल नंबर लिखे होते हैं, सबसे पहले तो आप इन दोनों का सम कर लिया करिए, इसका और इसका। जब आप इसको सम करोगे तो फिर जो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इसका सम करो और इन दो हॉरिजॉन्टल वालों का सम करो। आप इन दोनों का सम करोगे तो जो नेट रिजल्ट आता है वो वर्टिकल माइनस हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल माइनस वर्टिकल, या फिर इन दोनों को प्लस करने पे आएगा। या फिर अगर ये वाला बड़ा है, हॉरिजॉन्टल वाले बड़े हैं, तो हॉरिजॉन्टल वाले से वर्टिकल वाले को घटा दो। अगर वर्टिकल वाला बड़ा है तो वर्टिकल वाले से हॉरिजॉन्टल वाले का जो सम है वो घटा दो, या फिर दोनों को ऐड करने पे आता है। ठीक, तो यहाँ पे भी हम सेम वर्क करेंगे, सेम काम परफॉर्म करते हैं, देखते हैं कि क्या आएगा। तो 17 + 8 सबसे पहले करते हैं। ये हमने किया तो कितना आ गया 25। उसके बाद 52 है + 12 है, ये हमने किया तो 64 आ गया। देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बीच में नंबर लिखा गया है वो इन दोनों नंबर से बड़ा आया है, इसका मतलब प्लस करना पड़ेगा हमें। तो 64 + 25 किया तो 89 आ गया, जो कि हमें चाहिए था। इसका मतलब क्या, कौन सा लॉजिक यहाँ फॉलो करेगा, प्लस करने वाला। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे परफॉर्म करो तो सबका सम करते हैं। 1 + 4, 5 + 3, 8 + 9, 17 का 7 है। ठीक है, उसके बाद 1 कैरी, 6 + 2 8 + 3 11 + 4 15 + 1 16, ये सही है। यानी कि जो लॉजिक हमने यहाँ पे लगाई थी इस वाले में, सेम लॉजिक इसमें भी लग रही है और वो काम कर रही है। ठीक, तो इसमें भी हम सेम काम करेंगे, सबको ऐड करना है। तो 1 2 1 11 59 और 29, इन सबको ऐड करेंगे हम। तो देखो कितना आएगा, इन सबको जब ऐड करते हैं तो देखते हैं कि जो नेट रिजल्ट आने वाला है वो कितना आएगा। 1 + 1 + 9, ये पूरा 20 आया। 2 कैरी, 2 + 2 + 1 5 + 5 10 + 2 22, और इसका जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 220। इसका जो नेट रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 220। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। इसका कौन सा आंसर करेक्ट है, सी पार्ट। ठीक, तो इसमें कुछ करना नहीं था, सबको सम करके सिर्फ बीच वाला वैल्यू वही था। उसके बाद अब देखो जो फोर्थ वाला है ये हमारा है क्वेश्चन वेन डायग्राम से, और ये वेन डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन में। ये एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। पूछा गया कि विच वन इज ट्रू, विच वन डायग्राम, या फिर इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, इज ट्रू। अब कौन सा ट्रू है ये हमें चेक करना है। अब देखो इसके लिए कुछ लिखा गया है, जो सबसे पहले लिखे गए हैं वर्ड्स वो देख लेते हैं। वर्ड्स है फादर, अंकल एंड, यहाँ पे एंड लिखा नहीं जाता क्वेश्चन में, फादर, अंकल एंड मैन। इसके लिए
हमें बनाना है कि कौन सा सही है। फादर, अंकल एंड मैन। तो इसके लिए जो करेक्ट डायग्राम बनेगा वो क्या होगा वो हमें देखना है। तो इसके लिए जो ऑप्शंस हैं वो हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए जो है वो कुछ इस प्रकार का है। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी है उसके बाद ऑप्शन सी, अगर ऑप्शन सी की बात करें तो ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी में तीनों सर्कल अलग अलग हैं। और ऑप्शन डी की बात अगर करें तो इसमें 2 सर्कल इनस्क्राइब्ड हैं और 1 सर्कल बाहर है। और ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो चेक करते हैं कि इसमें कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि फादर, अंकल एंड मैन, तो ये सब जितने भी हैं इन सब का जेंडर देखो, फादर और अंकल ये दोनों मेल पर्सन है। सबसे पहले बात तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, फादर और अंकल ये दोनों कैसे होंगे, मेल पर्सन होंगे। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों के दोनों मेन होंगे, आदमी होंगे, ठीक। तो एक सर्कल बाहर होगा और उसके अंदर ये दोनों होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ से जो चेक करते हैं तो सी वाला गलत हो गया है, ठीक। और उसके अंदर दोनों होंगे तो ये वाला भी गलत हो गया है। अब बात करते हैं कि ए और बी में कौन सा सही है, ठीक। तो फादर और अंकल में कोई रिलेशन यहाँ पे नहीं बन रहा है, ठीक। मे भी हो सकता है कि कुछ फादर अंकल हों तो कुछ ऐसे बनाया जा सकता है। यहाँ वाले पोर्शन से हमें ये पता चलता है कि कुछ फादर अंकल हैं, लेकिन सभी फादर अंकल हैं या फिर सभी अंकल फादर हैं ये जरूरी नहीं है, ठीक। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, हमारा बी पार्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर सीरीज से। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2-5 ये नंबर एनालॉजी का हमारा क्वेश्चन है। तो 7 के साथ क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है, ठीक। और इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 9, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन नंबर डी 13। ठीक। तो देखो ये क्या एक सीरीज के फॉर्म में दिख रहा है 2, 5, 7। तो अब देखो 2 से 5 कैसे आ सकता है। इसके अगर 2 से 5 आने के अगर हम तरीके देखें तो 2 + 3 होता है और 2 का स्क्वायर +1 कर दें तब भी 5 हो सकता है, या फिर 2 × 2 कर दें +1 कर दें तब भी आ सकता है। तो ये सब हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो हम प्लस एडिशन कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई प्लस बोल सकते हैं कि एडिशन दोनों हुआ है, ठीक। लेकिन याद रखो इसका जो रूल है उसमें कुछ हमारी एक प्रायोरिटी लिस्ट है। प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले आते हैं प्राइम नंबर, दूसरा होता है स्क्वायर ऑफ द नंबर्स, और इसी प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे पे होता है स्क्वायर, थर्ड नंबर पे होता है क्यूब्स, 4 पे होता है मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, और 5वें नंबर पे होता है प्लस करना या फिर माइनस करना। ये प्रायोरिटी लिस्ट है, इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या दिखा हमको, प्राइम नंबर। तो चेक करते हैं कि क्वेश्चन में जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर हैं क्या। तो पहला नंबर प्राइम है, दूसरा प्राइम है, तीसरा भी प्राइम है, यानी कि ये जो नंबर लिखे गए हैं वो सारे प्राइम नंबर होंगे, ठीक। तो जो आंसर आएगा वो भी प्राइम नंबर होने वाला है।
तो 9 और 10 ये तो हो नहीं सकते क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है, अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है। उसके बाद 11 और 13 में चेक करते हैं कि 11 और 13 में कौन सा सही है। तो 2 प्राइम नंबर्स लिखते हैं, अगर 2, 3, 5, 7, 11, 13 यहाँ तक लिखते हैं तो देख रहे हैं कि 2 के बाद यहाँ पे 3 एब्सेंट है और 5 लिखा गया है, ठीक। तो ऐसे ही 7 के बाद 11 एब्सेंट करेंगे और क्या लिख देंगे हम 13। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 13। और ये स्टूडेंट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन से है। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ज़रूरी नहीं हमेशा आए, लेकिन अगर आ जाएंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और इस बार चांसेस हैं कि आए भी। तो इसमें क्या होता है, ये हमारे सिलॉक के अंतर्गत आते हैं, न्याय निगमन इसे हिंदी में बोलते हैं। इसमें कुछ स्टेटमेंट लिखे होते हैं और उसके कुछ कंक्लूजन लिखे होते हैं, तो बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 1 लिखा गया है कि ऑल प्लेयर्स आर एजुकेटेड, ठीक, ये पहले नंबर पे लिखा गया। दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया कि ऑल एजुकेटेड आर कल्चर्ड, ऑल एजुकेटेड आर कल्चर्ड। इसकी हिंदी मीनिंग अगर हम बात करें तो सभी खिलाड़ी क्या हैं, शिक्षित हैं और सभी शिक्षित सांस्कृतिक हैं, ठीक। तो इसके जो कंक्लूजन लिखे गए हैं वो हम चेक कर लेते हैं क्या क्या लिखे गए हैं, क्या क्या इसके कंक्लूजन दिए गए हैं और उसमें से हमको बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें दिया गया है इसका कंक्लूजन कि ऑल प्लेयर्स, जो पहला कंक्लूजन है ऑल प्लेयर्स ऑल आर कल्चर्ड, ये पहला है। दूसरे नंबर पे दिया गया है कि ऑल कल्चर्ड आर एजुकेटेड, ठीक, ऑल कल्चर्ड आर एजुकेटेड। अब देखो इसमें जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन A, B, C, D, ठीक, वो क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। इसमें होता है कि ओनली 1 करेक्ट, मतलब इसमें केवल पहला वाला सही है। ओनली 2 करेक्ट, केवल दूसरा सही है। बोथ आर करेक्ट, और जो लास्ट ऑप्शन होता है बोथ आर इनकरेक्ट। ये होता है, ठीक। तो देखते हैं कि कौन सा सही है। सबसे पहले अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही सॉल्व करते हैं, ठीक। ऑल प्लेयर्स आर एजुकेटेड का मतलब ये हमारे प्लेयर्स हैं और ये एजुकेटेड पर्सन है, ठीक, ये पहला बन गया। अब दूसरा कह रहा है कि ऑल एजुकेटेड्स आर कल्चर्ड, ऑल जितने भी एजुकेटेड हैं वो कैसे हैं, कल्चर्ड हैं, सांस्कृतिक हैं। तो इसका डायग्राम कुछ ये बनेगा। तो देख लेते हैं कि क्या निष्कर्ष सही है। पहला है कि बोल रहा है कि ऑल प्लेयर्स आर कल्चर्ड, जितने भी प्लेयर हैं वो कल्चर्ड हैं क्या। इसका मतलब ये जो प्लेयर है वो कल्चर्ड वाले में आ रहे हैं क्या, ये जब आप चेक करोगे तो पहला तो सही है, ठीक, जितने भी प्लेयर हैं वो कल्चर्ड हैं, क्योंकि ये जो प्लेयर है ये देखो किस में आ रहा है, कल्चर्ड वाले में आ रहा है, तो ये सही हो गया। अब दूसरा वाला चेक करते हैं कि ऑल कल्चर्ड आर एजुकेटेड, जितने भी कल्चर्ड हैं वो एजुकेटेड हैं क्या, यानी कि ये जो कल्चर्ड वाला ये वाला जो सर्किल हमने बनाया है ये एजुकेटेड के अंदर आ रहा है क्या, तो ये आप देख रहे हो कि ये नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहला वाला करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है। तो ये ऑप्शन मैच कराओगे तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है हमारा, ये ब्लड रिलेशन से लिखा गया है, लिया है मैंने, और ये फिक्स है कि ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आना ही आना है। लिखा गया कि ए इज द फादर ऑफ बी,
ये पहला स्टेटमेंट है। सी इज़ द डॉटर ऑफ बी, ये दूसरा स्टेटमेंट है। सी इज़ द डॉटर ऑफ बी। उसके बाद लिखा गया कि डी इज द ब्रदर ऑफ बी। डी इज द ब्रदर ऑफ बी, ये लिखा गया है। उसके बाद लिखा गया ई इज द सन ऑफ ए। ई इज सन ऑफ ए। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड डी? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ई? ये है हमारा ऑप्शंस आर ब्रदर एंड सिस्टर, ये पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? ब्रदर एंड सिस्टर। ऑप्शन नंबर बी हम चेक करते हैं, तो बी वाला क्या है? कजन। तीसरा चेक करते हैं ऑप्शन सी जो लिखा हुआ है, नीस। तीसरे में क्या लिखा गया? नीस। एंड लास्ट वन अगर देखते हैं, अंकल एंड आंट। ठीक, तो ये नीस का मतलब होता है नीस एंड अंकल। नीस एंड अंकल भी है। नीस का मतलब भतीजा या भतीजी होगी, अंकल का मतलब चाचा, आंट का मतलब चाची। कजिन का मतलब होता है चचेरे भाई बहन हो सकते हैं, ब्रदर एंड सिस्टर सगे भाई बहन होंगे। ठीक, तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा रिलेशन सही है। बोला गया कि ए इज द फादर ऑफ बी, ए पिता है बी का। तो देखो जहाँ पे इसको हम कैसे करते हैं, जहाँ पे जनरेशन गैप होता है उसको हम वर्टिकल लाइन से, और जहाँ भी सेम जनरेशन की बात करते हैं उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं। जितने भी मेल पर्सन होते हैं उसको प्लस साइन से, और जितने भी फीमेल पर्सन होती हैं उनको माइनस साइन से शो करते हैं। तो देखो लिखा गया कि ए इज़ द फादर ऑफ बी, ए पिता है बी का, तो ये हो गया। उसके बाद लिखा गया कि सी इज़ द डॉटर ऑफ बी, सी की पुत्री कौन है? सॉरी, बी की पुत्री कौन है? सी है। तो सी बेटी है, यानी कि सी माइनस होगा। ठीक, ये फीमेल पर्सन है, और ए फादर है यानी कि ये मेल पर्सन होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे प्लस लगाया। बी का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है अभी तक, इसीलिए मैंने बी पे कुछ भी नहीं लगाया, प्लस या माइनस नहीं लगाया। उसके बाद लिखा गया कि डी इज द ब्रदर ऑफ बी, तो डी भाई है किसका? बी का। अब डी भाई हो गया तो डी के ऊपर भी मैंने प्लस साइन लगा दिया। ई इज द सन ऑफ ए, अब ए का कोई है, एक बेटा है ई। ठीक, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड ई? सी और ई के बीच में क्या रिलेशन होगा? देखो अगर ये दोनों ए के बच्चे हैं, बी और ई, ये दोनों ए के बच्चे हैं, तो ये हो सकता है कि ये भाई भाई हों। अगर चेक करते हैं केस फर्स्ट, अगर बी लड़का है तो ये दोनों भाई भाई होंगे, और भाई की बेटी भतीजी हो जाएगी। और दूसरे केस में अगर ये फीमेल पर्सन है तो ये ई और बी भाई बहन होंगे, और बहन की बेटी ये भांजी हो जाएगी। तो दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है? नीस एंड अंकल। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो ओके स्टूडेंट, आज की क्लास को यहीं पे माइंड अप करते हैं। ओके, जय हिंद, थैंक यू।